एवरीवन, वेलकम बैक टू चॉक एंड स्लेट। माई सेल्फ निधि। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बच्चों एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत डिटेल में समझेंगे, हर एक टॉपिक को जानेंगे। तो चलो लेट ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, बहुत पहले जब इतनी रिसर्च वगैरह नहीं हुई थी तो फिलोसफर्स का क्या मानना था कि जो भी एलिमेंट है वो 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, और वो 5 तत्व क्या है? एयर, वाटर, स्काई, अर्थ एंड फायर। सबसे पहले महर्षि कन्नड़, इंडियन फिलोसोफर महर्षि कन्नड़ ने बताया कि एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड परमाणु, और उस परमाणु को आज हम एटम्स के नाम पर जानते हैं। उन्होंने क्या कहा कि एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड परमाणु। परमाणु कैन नेवर एग्जिस्ट फ्रीली, दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अणु। उन्होंने कहा कि एलिमेंट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं जिन्हें हम कहते हैं परमाणु, और परमाणु फ्रीली नहीं रह सकते, इसलिए वे कंबाइन करके क्या बना लेते? अणु। परमाणु को ही एटम्स कहा गया और अणु को ही क्या कहा गया बच्चों? मॉलिक्यूल्स। क्लियर? फाइनली आगे चल के डेमोक्रिटस ने परमाणु को क्या नाम दे दिया? एटम। यानी अब हमें क्या पता चल गया कि जो भी एलिमेंट्स है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं जिन्हें हम कहते हैं एटम्स। पहले माना जाता था कि एलिमेंट 5 तत्व से मिलकर बने हैं, फिर बाद में आगे चलकर क्या पता चला कि हर एक एलिमेंट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने, जिन्हें हम कहते हैं एटम्स। क्लियर? फिर हमारे आए जॉन डाल्टन, जिन्होंने एटम के ऊपर अपनी एक पूरी थ्योरी दी जिन्हें हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। और ये थ्योरी बच्चों उन्होंने लगभग 1808 में दी थी। बहुत पुरानी बात है। अब अभी आगे चलकर बहुत सारे रिसर्च हुए तो उनकी थ्योरी के बहुत सारे पॉइंट्स गलत भी हो गए, बट ये बहुत पहले की बात है जब उन्होंने ये थ्योरी दी थी, तो इसके लिए वो बहुत फेमस हुए। बहुत सी फंडामेंटल बातें उन्होंने बताई। उन्होंने क्या कहा कि एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड एटम्स कैन नॉट बी फर्दर सबडिवाइडेड। उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने, जिन्हें हम कहते हैं एटम्स, और एटम्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर? बट आगे चल के हमें पता चला कि एटम को भी हम डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में। दूसरा उन्होंने क्या कहा? दूसरा उन्होंने कहा कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स। एक एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं बच्चों? मॉलिक्यूल्स। जैसे कि एक हाइड्रोजन का एटम है और ये एक हाइड्रोजन का एटम है, ये कंबाइन करके क्या बनाएगा? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। फिर उन्होंने क्या बताया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। अलग अलग एलिमेंट के एटम्स जो है वो सिंपल रेशियो में, अलग अलग एलिमेंट के एटम सिंपल रेशियो में कंबाइन करके क्या बनाते? कंपाउंड। जैसे कि हाइड्रोजन का एटम और ऑक्सीजन का एटम कंबाइन करके क्या बनाएगा? वाटर, जो कि है एक कंपाउंड। बहुत ही सिंपल सी बेसिक सी बातें उन्होंने बताई। फिर उन्होंने क्या कहा कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। एक एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट पकड़ लो, सपोज करो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे इन ऑल रिस्पेक्ट। दैट मीन्स उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सब सेम होगी। बट ये पॉइंट भी उनका आगे चलकर गलत हो गया। जब आप आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं होता है। एक एलिमेंट के एटम्स के भी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है। क्लियर? फिर आगे उन्होंने बताया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। मतलब दो अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स है वो सेम नहीं हो सकते, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। बट आगे चल के ये भी उनका पॉइंट गलत हुआ। जब आप आइसोबार्स के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि दो अलग अलग एलिमेंट के एटम का भी मास नंबर सेम हो सकता है। क्लियर? तो ये कुछ थी बेसिक सी बातें जो डाल्टन ने बताई थी, जिन्हें हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी समय तक फिर लोग इसी बात को मानते थे। लोगों का यही कहना था कि हम एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते। नॉर्मल सी बातें उन्होंने बताई कि एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। एटम कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। एक ही एलिमेंट के एटम कंबाइन करके क्या बनाते? मॉलिक्यूल्स बनाते। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड, और एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये छोटी छोटी बातें उन्होंने बताई। तो पता कैसे चला बच्चों? अभी तो हम ये जान रहे 1800s की बात है, तब तो लोग यही जान रहे कि एटम्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो पता कैसे चला कि एटम के अंदर भी कुछ है, एटम को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, एटम के अंदर भी कुछ है? तो उन दिनों बच्चों माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट थे
जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी और कुछ नहीं है, चार्ज पार्टिकल का फ्लो है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और कुछ नहीं है, चार्ज पार्टिकल का, चार्ज पार्टिकल जब फ्लो करते हैं वही क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। अब एटम्स तो आप जानते हो कि एटम न्यूट्रल होता है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी एटम के अंदर ऐसा कुछ है, एटम के अंदर ऐसा कुछ है जिसमें चार्ज है। क्लियर? साइंटिस्ट का दिमाग ठनका और उन्हें क्या लगा कि एटम तो भैया न्यूट्रल होते हैं, एटम में तो चार्ज होते नहीं, जरूर एटम के अंदर कुछ ऐसा है जिसमें चार्ज है। समझ में आई बात? एटम के अंदर जरूर कुछ ऐसा है जिसमें चार्ज है। तब वहां से आया आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर वहां से हमारा क्या आया? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका क्रेडिट जाता है हमारा जे थॉमसन को। किसे जाता है? जे थॉमसन को जाता है आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्रेडिट। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने बच्चों इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे की? तो उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया और कैथोड रे लेकर उस पर एक्सपेरिमेंट किया। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये कैथोड रे क्या है। तो कैथोड रे की डिस्कवरी कैसे हुई थी? एक साइंटिस्ट का इसमें हाथ नहीं है बच्चों, एक साइंटिस्ट ने कुछ नहीं कर दिया, बहुत सारे रिसर्च चल रहे थे, बहुत सारे साइंटिस्ट का योगदान है। तो विलियम क्रुक एक साइंटिस्ट थे, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे विलियम क्रुक। उन्होंने क्या बताया कि नॉर्मल कंडीशन कहने का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर में हमें पता है कि गैसेज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर टेम्परेचर प्रेशर सब नॉर्मल है तो गैसेज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। बट अगर आप क्या करो, प्रेशर को बहुत लो कर दो, प्रेशर को हम क्या कर दे, बहुत लो कर दे। नॉर्मल अभी हमारे चारों तरफ 760 mm ऑफ Hg का प्रेशर है। अगर प्रेशर को आप नियरली 0.01 mm Hg कर दो, प्रेशर को हम बहुत लो कर दे एंड बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज का करंट सप्लाई करें। बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज कहने का मतलब 10,000 वोल्ट। क्लियर? अगर हम प्रेशर को बहुत ज़्यादा लो कर दें और बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का करंट सप्लाई करें तो हम क्या देखेंगे कि गैसेस जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं। दैट मीन्स वो चार्ज को कंडक्ट करने लगते, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा डिस्चार्ज ट्यूब लिया। डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस थे। डिस्चार्ज ट्यूब लिया जिसमें यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा हुआ था बच्चों, यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा था जिससे वो क्या करे, अंदर के प्रेशर को मेंटेन कर सके। प्रेशर को मेंटेन कैसे किया जाएगा? आपको पता है कि प्रेशर कौन अप्लाई करता है, तो हमने गैस लॉ चैप्टर में पढ़ा है कि गैसेज एक्सर्ट प्रेशर, गैस जो है वो प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो आपको प्रेशर को अगर कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंदर के एयर को सक करके बाहर निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने अंदर के बहुत से एयर को सक करके निकाल लिया, मतलब एकदम बहुत कम एयर है ताकि प्रेशर आपका कितना हो जाए, 0.01 mm ऑफ Hg। क्लियर? नियरली उन्होंने सारे एयर को सक करके निकालिया, बहुत कम प्रेशर अप्लाई किया। और यहाँ आपका 2 प्लेट लगा हुआ है, कैथोड और एनोड। क्लियर? आप जानते हो कैथोड को हम क्या करते हैं बच्चों, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एनोड को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने देखा कि कैथोड से रेज निकल रही है जो कि एनोड की तरफ जा रही है, और उन्होंने इस रे का नाम दिया कैथोड रे। समझ में आया कैथोड रे क्या है? तो मैंने क्या बोला कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में गैसेज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इफ वी अप्लाई 10,000 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रेशर को हम कर दे 0.01 mm ऑफ Hg, देन हम क्या देखेंगे कि गैसेज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जब उन्होंने ऐसा कुछ किया, ऐसा कुछ बंदोबस्त किया, तो उन्होंने देखा कि कैथोड से रेज जो है बच्चों निकलकर एनोड की तरफ जा रही थी, जिन्हें नाम दिया गया कैथोड रे। सेम टू सेम इसी एक्सपेरिमेंट को दोहराया हमारे जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब को लेकर।
और उन्होंने कर दी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। क्या किया जे थॉमसन ने? तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का श्रेय जाता है जे थॉमसन ने। उन्होंने सेम यही चीज किया, विलियम क्रुक्स के मेथड को अपनाया और उन्होंने भी एक बच्चों डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ऐसा उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया और यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा दिया ताकि हम प्रेशर को क्या करें, मेंटेन कर सके। ये था हमारा कैथोड, ये था हमारा एनोड। कैथोड को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और एनोड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। साथ ही साथ एनोड के पीछे में उन्होंने एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दी। फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्या होता है बच्चों? तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन वो होता है जिसमें अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर टकराए तो वो चमकने लगता है। जिंक सल्फाइड की उन्होंने एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दी। क्लियर? पीछे में उन्होंने, एनोड के पीछे में उन्होंने एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दी। ठीक है, इसे ऐसे कनेक्ट कर दिया। सेम वही चीज है, यहाँ पे बहुत कम गैसेस है। प्रेशर को हमने 0.01 mm ऑफ Hg तक कर दिया है और बहुत ही हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट का जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहे हैं तो हमने क्या देखा कि कुछ रेज निकल रही थी बच्चों, जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। और उन्हें कैसे समझ में आया कि ये रेज कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी? तो उन्होंने देखा कि पीछे में जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन थी बच्चों वो चमकने लग गई। कैसे चमकने लग गई? ग्रीनिश येलो कलर में चमकने लग गई। ये जो हमारी फ्लोरेसेंट स्क्रीन थी वो ग्रीनिश येलो कलर में चमकने लग गई और ये रेज जो थी हमारी कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, जिनका नाम दिया गया कैथोड रे। समझ में आई बात? अब थॉमसन ने क्या किया बच्चों, इस कैथोड रे की प्रॉपर्टीज पर स्टडी की। तो उन्होंने क्या देखा? पहला तो उन्होंने देखा कि जो कैथोड रे थे वो कैथोड से निकलकर किस तरफ जा रहे थे बच्चों? एनोड की तरफ जा रहे थे। कैथोड से निकल रहे थे और एनोड की तरफ जा रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? दे ट्रैवल्स टुवर्ड्स एनोड, वो एनोड की तरफ जा रहे थे। दूसरा, दे आर अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। जब थॉमसन ने क्या किया, यहाँ पर बच्चों नेगेटिव प्लेट और यहाँ पर बच्चों पॉजिटिव प्लेट लगाया, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई किया, तो उन्होंने देखा जो कैथोड रे बच्चों सीधे जा रहे थे वो डिफ्लेक्ट हो गए। कहने का मतलब अब ये क्या हो गए? ऐसे मुड़ गए। मतलब ये आपका नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, तो ये कैथोड रे क्या हो गए? नेगेटिव प्लेट से दूर और पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गए। इससे क्या समझ में आया कि ये कैथोड रे कैसे है? नेगेटिवली चार्ज है। और ये एनोड की तरफ जा रहे हैं, उससे भी हमें समझ में आ रहा है कि ये नेगेटिवली चार्ज है। तो उन्होंने क्या किया, जब इसमें इलेक्ट्रिक प्लेट अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो उन्होंने क्या देखा कि दे आर डिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज और किस तरफ चले गए? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी उन्होंने क्या देखी? दे ट्रैवल्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। कैथोड रे जो थे वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे थे। इसका पता उन्हें कैसे चला? तो उन्होंने रास्ते में क्या किया बच्चों? ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया, कुछ ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया। तो उन्होंने क्या देखा कि उनका शैडो बनने लगा, दे कॉजेज शैडो या दे फॉर्म शैडो ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट। अगर ये कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करते, अगर सामने में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आता तो ये ऐसे मुड़कर चले जाते, बट ये कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे थे, इस कारण ओपेक ऑब्जेक्ट का क्या बना? शैडो बना। ठीक है, आगे प्रॉपर्टी क्या थी इसकी? ये 3 प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी क्या थी? दे कॉजेज आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। इसका मतलब क्या हुआ? तो हमें पता है कि यहाँ पे गैस है, कम है बट गैस तो है। और ये कैथोड रे आ कैसे रहे हैं बच्चों? ये कैथोड रे आ कहाँ से रहा है? तो आपको पता है कि कैथोड का प्लेट मेटल का प्लेट है, जिसके ऊपर में क्या होगा? एटम होगा। कैथोड का प्लेट मेटल का है, जिसके ऊपर में क्या होगा? एटम होगा। और जब हमने बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, 10,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दी, तो एनोड क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को खींच करके बाहर निकाल लेगा। एनोड क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को खींच करके बाहर निकाल लेगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। यानी कि जो कैथोड रे है वो क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो हमें रेज की तरह दिख रहा है। एक्चुअली में वो क्या है? फ्लो ऑफ
इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएंगे तो रास्ते में अगर जब ये गैस के मॉलिक्यूल से टकराएंगे तो क्या करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल देंगे और इसको क्या कर देंगे, आयन में चेंज कर देंगे। यानी क्या है ये पॉइंट, दे कॉजेज आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। समझ में आया क्या बोला मैंने? कैथोड रे जो है असल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है और उनके रास्ते में आने वाले गैस के मॉलिक्यूल से ये टकराएंगे और क्या करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल के इसमें क्या कॉज कर देंगे, इसे आयन में चेंज कर देंगे। यानी दे कॉजेज आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। आगे पॉइंट हमने क्या देखा कि दे कॉज ग्रीनिश येलो फ्लोरेसेंस ऑन द स्क्रीन। जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पर जब कैथोड रे पड़ रहे थे, जब ये पार्टिकल उसमें मार रहे थे तो ग्रीनिश येलो कलर का फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो रहा था। आगे उन्होंने क्या देखा, दे हैव काइनेटिक एनर्जी। इनका पता उन्हें कैसे चला, तो उन्होंने क्या किया, इनके रास्ते में छोटे छोटे पैडल व्हील रख दिए। क्या कर दिए, छोटे छोटे पैडल व्हील रख दिए, बहुत लाइट पैडल व्हील रख दिए। तो उन्होंने देखा कि ये पैडल व्हील जो है वो घूमने लगे। पैडल व्हील क्या हो गए बच्चों, घूमने लगे, जिससे हमें क्या पता चला कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं और ये पार्टिकल जब इस व्हील से टकरा रहे हैं तो ये व्हील घूम रहा है। तो ये सारी थी हमारे कैथोड रे की प्रॉपर्टी। और इन सारी प्रॉपर्टी को, अच्छा एक और प्रॉपर्टी छूट गई, द चार्ज बाय मास रेशियो। चार्ज बाय मास रेशियो, इस कैथोड रे का जो भी चार्ज था और जो भी मास था, चार्ज कैसे था तो हमने देख लिया, ये नेगेटिव है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। ये पार्टिकल्स जो है शैडो कॉज कर रहे हैं, ये पार्टिकल जो है वो व्हील को रोटेट कर रहे हैं, मतलब इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा। यानी इनका जो चार्ज बाय मास रेशियो था बच्चों वो फिक्स था। आप चाहे गैस बदलो, चाहे ये कैथोड एनोड का प्लेट बदलो, वो सब पे डिपेंड नहीं कर रहा था। तो द चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ द कैथोड रे इज फिक्स, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस एंड द कैथोड मटीरियल। मतलब चार्ज बाय मास रेशियो जो था वो कोई भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा था। ये सारी हो गई कैथोड रे की प्रॉपर्टी। और इन सारी प्रॉपर्टी को देखकर थॉमसन किस कंक्लूजन में पहुंचे, तो थॉमसन कंक्लूजन में पहुंचे कि द कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एंड दिस पार्टिकल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एटम। थॉमसन का क्या कहना था कि ये जो कैथोड रे हैं वो और कुछ नहीं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं और वो पार्टिकल्स क्या है, एटम का ही इंटीग्रल पार्ट है। एटम का ही इंटीग्रल पार्ट है जो कि सेम है। आप चाहे प्लेट बदल लो, चाहे गैस बदल लो, सब में एटम से और सब एटम्स में ही वो इंटीग्रल पार्ट जो है वो सारे एटम में है। ठीक है, थॉमसन ने क्या कहा कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एंड दिस पार्टिकल्स इज कॉल्ड electron and it is the integral part of the atom and it doesn't depends upon the nature of gas and the material of cathode। ठीक है, यहाँ से उन्होंने इसका नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन और ये प्रूव हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन और कुछ नहीं, ये कहाँ से आ रहा है, तो ये कैथोड प्लेट से आ रहा है, कैथोड प्लेट के एटम से आ रहा है। यानी ये एटम के अंदर का पार्ट है जो कि ना तो गैस के नेचर पे डिपेंड कर रहा है ना ही कैथोड के मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि अगर ये गैस के नेचर पे डिपेंड करता तो जब हम गैस बदल रहे थे तो गैस का कभी हमने लाइट मतलब मास वाला गैस यूज़ किया, कभी ज़्यादा मास वाला गैस यूज़ किया, जब हम मटेरियल बदल रहे थे तो भी उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। चार्ज बाय मास रेशियो हर केस में सेम आ रहा था। क्लियर, आई बात समझ में? तो यहाँ से आ गई हमारी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। अब अगर आपके एग्जाम में आएगा कि इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी लिखो तो आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल एटम। हर एक एटम का इंटीग्रल पार्ट है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है बच्चों -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। माइनस इंडिकेट करता है कि नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। और अगर हम मास करें तो बहुत कम मास होता है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है नियरली 9.1, आप 103 9.1 भी लिख सकते हो, इंटू 10⁻⁻31 kg, ये होता है आपके इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, क्या थी, पूरे अच्छे से समझ में आ गया। अब जब बच्चों एक पार्ट बाहर आ गया तो पूरी खलबली मच गई, क्योंकि अगर एटम के अंदर कुछ ऐसा है जिसमें नेगेटिव चार्ज है तो ज़रूर ना कुछ उसमें ऐसा होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा और दोनों की चार्ज की क्वांटिटी बच्चों सेम रही होगी,
क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम को हम छुए तो कोई भी पार्टिकल को आप छुओ तो आपको करंट नहीं लगता, मतलब ये न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल तभी हो सकता है जब उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर हो और दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर ले। यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ने एटम के स्ट्रक्चर को, एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक नया मोड़ दे दिया और इससे पता चल गया साइंटिस्ट को कि जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव पार्ट भी है, और जिसे खोजा हमारे ई गोल्डस्टीन ने। ई गोल्डस्टीन ने एक फिर एक्सपेरिमेंट किया। सब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कुछ तो नया पता चले, और ई गोल्डस्टीन ने बच्चों यही कैथोड रे वाला जो एक्सपेरिमेंट था ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया, बस उन्होंने कुछ थोड़ा सा इसमें नया किया और प्रोटॉन की डिस्कवरी की। क्या नया किया उन्होंने? आपका सेम टू सेम डिस्चार्ज ट्यूब लिया, यहाँ पे आपका वैक्यूम पंप है जिससे उन्होंने प्रेशर को कम कर दिया, और उन्होंने क्या किया बच्चों? परफोरेटेड कैथोड यूज किया। उन्होंने परफोरेटेड कैथोड यूज किया। परफोरेटेड कैथोड कहने का मतलब जो कैथोड था उसमें आपका ऐसे होल्स था, कैथोड में इस बार होल्स था जिसे हम कहते हैं परफोरेटेड कैथोड। और कैथोड के पीछे उन्होंने फ्लोरेसेंट मटेरियल की एक स्क्रीन लगा दी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी। आपका एनोड है जिसे उन्होंने बैटरी के टर्मिनल से ऐड कर दिया। एनोड को हम करेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड और कैथोड को करेंगे हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ऐड। तब उन्होंने क्या देखा? जब उन्होंने ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि इस बार जो रेस थी बच्चों वो कहाँ जा रही थी? इस बार रेस कैथोड की तरफ जा रही थी, मतलब एनोड से निकल रही थी और कैथोड की तरफ जा रही थी। और क्या कर रही थी, कैसे समझ में आया? तो ये होल से होते हुए गई और पीछे जो स्क्रीन है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, उसमें स्टक किया और वो चमकने लग गया। मैंने बताया था कि फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्या होता है, तो उसमें अगर कोई चार्ज पार्टिकल जाकर स्टक करता है तो वो क्या करते हैं बच्चों? चमकने लगते हैं। तो वो ग्रीनिश येलो में चमकने लग गया और इस रेस का नाम दिया गया एनोड रेस या कैनाल रे। समझ में आई बात? ठीक है, एनोड रे और कैनाल रे। इधर से आ रही हैं आपकी कैथोड रे, जो कैथोड से निकल रही हैं वो ऐसा मत समझना कि एनोड रे वाले एक्सपेरिमेंट में कैथोड रे नहीं बनेगी, कैथोड रे भी बनेगी जो कैथोड से एनोड के तरफ आएंगी। बट अगर आप परफोरेटेड कैथोड यूज कर रहे हो तो इस बार एनोड रे भी बन रही हैं जो कि एनोड से कैथोड की तरफ जा रही हैं। तो ये रे थी जो कि कैथोड की तरफ जा रही थी, एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ जा रही थी, जिनका नाम दिया गया एनोड रेस। अब आते हैं एनोड रे की प्रॉपर्टी पे, जिससे आपका ये वाला डाउट और भी क्लियर हो जाएगा। तो पहला, एनोड रे की प्रॉपर्टी में आप क्या लिखोगे? तो दे ट्रैवल्स टूवर्ड्स, वो किधर जा रही थी? कैथोड की तरफ जा रही थी, नेगेटिव की तरफ जा रही थी। इसका मतलब उनमें कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो दे ट्रैवल्स टूवर्ड्स कैथोड इन अ स्ट्रेट लाइन, पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी आप क्या बोलोगे? दे कॉजेज ग्रीनिश येलो फ्लोरेसेंट ऑन द स्क्रीन। जब ये पार्टिकल्स थी, कैथोड एनोड रे थी बच्चों, वो चार्ज पार्टिकल्स की बनी हुई थी और ये पार्टिकल्स जाके जब फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर स्टक कर रहे थे तो वे चमक रहे थे। ये हो गई इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई बच्चों? जब उन्होंने क्या किया, जब गोल्डस्टीन ने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो उन्होंने क्या देखा? पहले ये रे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी, पर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया यहाँ पे और यहाँ पे, तो देखा गया कि ये रेज जो थी वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गई, नेगेटिव की तरफ मुड़ गई। इसका मतलब उनमें कैसा चार्ज था? उनमें पॉजिटिव चार्ज था। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे कंफ्यूजन होता है वो क्या था? द ई बाय एम रेशियो, दैट मीन्स द चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ द कैथोड रे इज नॉट, ऑफ द एनोड रे, सॉरी, द ई बाय एम रेशियो, द चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ द एनोड रे आर नॉट कांस्टेंट। एनोड रे का चार्ज बाय मास रेशियो क्या था बच्चों? कांस्टेंट नहीं था। दे आर डिफरेंट फॉर गैस टू गैस। जब हम गैस बदल रहे थे, अंदर में अगर हमने हाइड्रोजन गैस रखा तब चार्ज बाय मास रेशियो अलग आ रहा था, हमने हीलियम गैस रखा तब अलग आ रहा था। जैसे जैसे हम गैस बदल रहे थे चार्ज बाय मास रेशियो अलग आ रहा था। प्रोटॉन के केस में ऐसा हो गया। जब हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, जब हम कैथोड रे का यूज कर रहे थे, तो चार्ज बाय मास रेशियो तो मेरा कांस्टेंट आ रहा था। तो इसमें ऐसा क्यों हुआ? एनोड रे के केस में ऐसा क्यों हुआ?
तो यहाँ पे आया एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या है बच्चों? वो क्वेश्चन ये है कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने अभी देखा कि कैथोड रेज के पहले जो हम पढ़ रहे थे, कैथोड रे वो आपका इलेक्ट्रॉन का बना हुआ था, बट एनोड रेज आर नॉट मेड अप ऑफ प्रोटॉन। एनोड रेज आपके प्रोटॉन के बने हुए नहीं होते, एनोड रेज आर मेड अप ऑफ गैसियस आयन। एनोड रे आपके प्रोटॉन नहीं होते, एनोड रे में चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, बट वो क्या होते हैं? गैसियस आयन होते हैं। अब ये ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रही हूं। देखो हुआ क्या जब हमने कैथोड लिया, एनोड लिया और 10,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट इसमें अप्लाई कर दिया, तो कैथोड जो है बच्चों वो मेटल का बना हुआ है। मेटल के ऊपर एटम्स है और एटम्स के इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? बाहर निकल गए। जब इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, इतना ज़्यादा चार्ज अप्लाई किया गया, तो इस पॉजिटिव चार्ज ने सारे इलेक्ट्रॉन को खींच करके बाहर निकाल दिया। सारे इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए और जब रास्ते में ये गैस के मॉलिक्यूल से, गैस है इसमें, है ना, प्रेशर कम है, ऐसा बात तो नहीं है कि एकदम नहीं है, कुछ प्रेशर तो है, यानी गैस है। और जब ये इलेक्ट्रॉन रास्ते में गैस के मॉलिक्यूल से टकराए होंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन रास्ते में गैस के मॉलिक्यूल से टकराए होंगे, तो इस गैस का इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया होगा और इसमें कैसा चार्ज आ गया होगा? ये गैस किस में बदल गए होंगे? आयन में, गैसियस आयन में। और यही गैसियस पॉजिटिव आयन जो है वो परफोरेटेड कैथोड के पार जाकर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से टकराए और फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस हुआ। मतलब ये एनोड रेज एक्चुअल में क्या है? ये एनोड रेज एक्चुअल में गैसियस आयन है। कौन से गैसियस आयन? जो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर है। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर का जो गैस है उससे जब ये इलेक्ट्रॉन टकराए होंगे तो वो आयन में चेंज हो गया होगा। अगर हाइड्रोजन से टकराए तो हाइड्रोजन आयन, हीलियम से टकराए तो हीलियम आयन, ये आयन में चेंज हो गया होगा और वो गैसियस आयन ही कहलाए आपके एनोड रे। अब देखो, अगर मैं हाइड्रोजन गैस यूज करूंगी तो E/m रेशियो अलग आएगा। क्यों अलग आएगा? क्योंकि हाइड्रोजन का मास अलग है। अगर मैं हीलियम गैस यूज करूंगी तो E/m रेशियो फिर अलग आएगा। क्यों? क्योंकि हीलियम का मास अलग है ना। यहाँ जो है वो गैसियस आयन के बने हुए हैं, इस कारण E/m रेशियो अलग आ रहा था। आप क्या बोल सकते हो? एनोड रेज आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन इन द केस ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के केस में आप बोल सकते हो कि एनोड रेज प्रोटॉन के बने हुए हैं, अदरवाइज और कोई गैस में आप ये नहीं बोल सकते। और बाकी सारे गैस में एनोड रेज आर मेड अप ऑफ गैसियस आयन। ठीक है, तो E/m रेशियो गैस चेंज करने पे अलग आ रहा था। और ये हाईएस्ट कब आया बच्चों? E/m रेशियो का वैल्यू हाईएस्ट कब आया? जब हमने लाइटेस्ट गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस को यूज़ किया। हाइड्रोजन गैस को यूज़ किया तो आपको पता है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया बच्चों तो क्या बचा? प्रोटॉन बचा। यानी इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस द एनोड रेज आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन, और उस केस में E/m रेशियो आपका क्या आया? हाईएस्ट आया। समझ में आई बात? यानी आप हाइड्रोजन में से अगर हम इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे तो H+ जो आएगा वही हो जाएगा आपका प्रोटॉन। तो वहां से हुई आपकी प्रोटॉन की डिस्कवरी। समझ में आई बात? अब आते हैं इसके चार्ज और मास पे। तो आपको पता है कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी जितना चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन में होगा, एक इलेक्ट्रॉन में, उतना ही चार्ज आपका एक प्रोटॉन में होगा। तो प्रोटॉन में भी बच्चों 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। और मास, एक प्रोटॉन का मास एक हाइड्रोजन के मास के बराबर होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आप जानते हो नेग्लिजिबल है, हाइड्रोजन में आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन होता नहीं है ना। उस समय तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी नहीं हुई थी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो बहुत आगे चलकर हुई। उस समय तक साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन खोजा था और इलेक्ट्रॉन खोजने के बाद उनके दिमाग में स्टक किया कि अगर कुछ नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी होगा। तो वहाँ से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो बहुत आगे चलकर हुई। तो हाइड्रोजन में अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे तो प्रोटॉन बचेगा और इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। तो नियरली एक प्रोटॉन का मास एक हाइड्रोजन के मास के बराबर होता है, जो कि होता है 1.675 × 10⁻⁻24
kg। क्लियर? ये है प्रोटॉन का चार्ज एंड ये है प्रोटॉन का क्या बोलूं, मास। ठीक है, तो यहाँ से आ गई आपकी प्रोटॉन की डिस्कवरी। और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो जाने के बाद जे थॉमसन ने एक पूरा मॉडल दे दिया कि एक्चुअल में एटम कैसे दिखते होंगे, एटम का कैसा मॉडल होता होगा। तो जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया बच्चों, उन्हें हम वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। उन्होंने क्या कहा, उनके हिसाब से, जे थॉमसन के हिसाब से, atom is total a positively charged sphere and electrons are embedded on this sphere। उनके हिसाब से एटम जो है, एटम पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो एटम है और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से एम्बेडेड है। जैसे कि वाटरमेलन के केस में जो वाटरमेलन है उसमें सीड्स एम्बेडेड रहते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, ऐसा नहीं है कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, ये नहीं कहा उन्होंने कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। उन्होंने कहा पूरा एटम ही एक पॉजिटिव चार्ज है, पूरा एटम ही एक पॉजिटिव चार्ज है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या है बच्चों, एम्बेडेड है। और ये उन्होंने पहला मॉडल दिया था जे थॉमसन ने, जिन्हें हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, जो कि आगे चलकर फेल हो गया रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद। रदरफोर्ड ने एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों, अल्फा पार्टिकल के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था और उनके एक्सपेरिमेंट ने एटम के मॉडल को पूरे तरीके से चेंज कर दिया और बहुत ही एटमिक स्ट्रक्चर के फील्ड में बहुत सारी नई बातें आई, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। तो रदरफोर्ड को हम ये भी कहते हैं कि उन्होंने न्यूक्लियस जो डिस्कवर किया था वो रदरफोर्ड ने किया था। तो क्या था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो एटॉम के स्ट्रक्चर को पूरी जिसने चेंज कर दिया। समझ में आया यहाँ तक कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई और जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। अब आते हैं हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे, जो कि किया था हमारे रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स लिए और उसे गोल्ड फॉइल से स्टक कराया। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, तो आप एक तरीके से समझ लो, अल्फा पार्टिकल्स आपका हीलियम का न्यूक्लियस है। हीलियम एटम में 2 प्रोटॉन होगा, 2 न्यूट्रॉन होगा और 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर आप इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे हीलियम को, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, 2+ चार्ज आ जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर आप निकाल दोगे तो इसका चार्ज हो जाएगा 2 यूनिट और मास कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। यानी अल्फा पार्टिकल्स क्या है, हीलियम एटम का न्यूक्लियस है जिसका चार्ज होता है 2 यूनिट एंड मास होता है 4 यूनिट। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स लिया और उसे गोल्ड के फॉइल से स्टक कराया। अब गोल्ड फॉइल भी क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल। गोल्ड को आप जितना पतला चाहो उतने पतले शीट में आप चेंज कर सकते हो। तो उन्होंने यहाँ एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया जिससे अल्फा पार्टिकल्स निकल रहा था। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एक गोल्ड का फॉइल लिया और उसके चारों तरफ बच्चों उन्होंने ऐसे एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दी। चारों तरफ उन्होंने एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दी। तो उन्होंने क्या देखा, एक सोर्स लिया जिससे कि अल्फा पार्टिकल निकल रहा था, यहाँ गोल्ड का फॉइल है और चारों तरफ उन्होंने फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दी। तो उन्होंने क्या देखा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डेविएशन। उन्होंने देखा कि लगभग मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो सीधे सीधे निकल गए, जिनके रास्ते में कुछ नहीं आया, एकदम सीधे सीधे निकल कर जाके फ्लोरेसेंट स्क्रीन से स्टक हो गए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डेविएशन। वेरी फ्यू कहने का मतलब 1 in 10,000। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल को स्टक कराया होगा, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, लगभग करोड़ों अल्फा पार्टिकल को स्टक कराया और उन्होंने क्या देखा, लगभग सारे के सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल्स जो थे बच्चों, वो क्या हुआ, टकरा कर वापिस आ गए। लगभग 180 डिग्री में टकरा कर वो वापिस आ गए। ये स्क्रीन उन्होंने यहाँ पे लगाई थी तो इधर स्टक किया, टकरा कर वापिस आ गए। एंड फ्यू अल्फा पार्टिकल इज डेविएटेड बाय अ स्मॉल एंगल। और कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो थोड़े से एंगल में ऐसे डेविएट हो गए। ठीक है, ये था उनका पूरा एक्सपेरिमेंट। क्या किया उन्होंने, गोल्ड फॉइल लिया, एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया और फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दी।
तो उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो सीधे के सीधे निकल गए। 1000 में से 1 अल्फा पार्टिकल, 1 in 1000 अल्फा पार्टिकल जो थे वो पूरे के पूरे 180 डिग्री में डेविएट होकर वापस आगे टकरा कर वापस आ गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो स्मॉल एंगल में डेविएट हो गए। इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद रदरफोर्ड ने एक बहुत बड़ा कंक्लूजन किया और उन्होंने एटम का पूरा मॉडल ही बदल कर रख दिया। जो जे थॉमसन ने दिया था प्लम पुडिंग मॉडल, उसको पूरा चेंज करके रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल उन्होंने दिया, जो कि पूरी चेंज था। उनके हिसाब से उन्होंने क्या कहा, जब ये इस एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया तो वो क्या कंक्लूजन पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डेविएशन, मतलब कोई डेविएशन के नहीं हुआ अल्फा पार्टिकल्स में, मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स सीधे चले गए। इसका मतलब क्या है कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। एटम जो है, एटम का मोस्ट पार्ट जो है वो खाली है, वहां कुछ है ही नहीं। मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। अगर कुछ रहता तो अल्फा पार्टिकल के रास्ते में कुछ आता और वो उससे टकराते तो उनका पाथ चेंज होता, बट मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। दूसरा उन्होंने क्या कहा, द इंटायर वेट ऑफ द एटम इज एट द सेंटर। एटम का जो सारा वेट है वो सेंटर में है एंड इट इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ये दो बात उन्होंने कैसे कह दी कि एटम का जो सारा वेट है वो सेंटर में है और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना है। तो पहला तो देखो कैसे उन्होंने कह दिया कि एटम का सारा वेट सेंटर में है। तो अल्फा पार्टिकल्स बच्चों, अल्फा पार्टिकल्स में 4 यूनिट पॉजिटिव मास होता है, हल्का तो होता नहीं है, 4 यूनिट उसका मास होता है। और अल्फा पार्टिकल कोई चीज से भिड़ कर वापस आ रहा है, अल्फा पार्टिकल कोई चीज से भिड़ कर वापस आ रहा है, मतलब कुछ भारी सा होगा, कुछ भारी सा होगा तभी अल्फा पार्टिकल उससे टकराया और वापस आया, कुछ भारी सा है। और उसमें पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि ये टकराकर पूरा का पूरा 180 डेविएट हो जा रहा है, 180 घूम जा रहा है, पॉजिटिव है तभी ना, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव है, इसलिए ये वापस आ जा रहा है। मतलब एटम का जो सारा मास है वो सेंटर में है और वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना है, मतलब प्रोटॉन से मिलकर बना है, इसलिए उन्होंने उसका नाम दे दिया न्यूक्लियस। तो उन्होंने कहा कि एटम के बीच में कुछ होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, और सारे पॉजिटिव चार्ज जो है वो वहीं पर रहते हैं। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन एटम पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना है, बट रदरफोर्ड ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, एटम पूरा का पूरा पॉजिटिव से मिलकर नहीं बना है। एटम के सारे पॉजिटिव पार्ट जो है वो सेंटर में रहते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। और कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे जो थोड़े एंगल में डेविएट हुए थे, वो अगर सपोज करो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास से गए तो पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव को बच्चों आप जानते हो रिपेल करता है, दैट्स वाई ये कुछ एंगल में मुड़ गए। यानी अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड पहला पॉइंट क्या था कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, सेकेंड द एंटायर मास ऑफ द एटम इज लाई एट द सेंटर विच वी कॉल nucleus and it is made up of positive charge particle, that means proton। and उन्होंने क्या कहा, the size of nucleus is very 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 small in compare to the size of atom। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। और इस कंपैरिजन को आप कैसे समझ सकते हो कि एक पूरा बड़ा समझ लो फील्ड है, पूरा क्रिकेट का एक बड़ा फील्ड है और बीच में अगर एक बॉल रखा हुआ है बच्चों, बीच में कहीं एक फुटबॉल रखा हुआ है, तो पूरे फील्ड के कंपैरिजन में फुटबॉल का जो साइज होगा, पूरे फील्ड के कंपैरिजन में फुटबॉल का जो साइज होगा, वही समझ लो पूरे एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज है। समझ में आया? यानी न्यूक्लियस एटम से बहुत 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 छोटा होता है। आगे उन्होंने क्या कहा, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई एटम इज न्यूट्रल। ये हम लोग भी जानते हैं। और उन्होंने क्या कहा, उसके बाद उन्होंने कहा द इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इम्बेडेड है, बट रदरफोर्ड ने क्या कहा कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन अ शेल अराउंड द न्यूक्लियस। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। अब ये उन्होंने कैसे कहा, अब मुझे बताओ कि इस एक्सपेरिमेंट से ये बात तो कहीं प्रूव नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन जो है वो
घूमते हैं चारों तरफ, तो उन्होंने ये कैसे कह दिया बच्चों? ये समझ में आया कि चलो पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस में है, ये समझ में आया कि न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है, ये समझ में आया कि एटम जो है वो बहुत ज़्यादा, एटम का बहुत सारा पार्ट एम्प्टी है क्योंकि सारे अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए। बट ये कैसे उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे हैं ऑर्बिट्स में? तो देखो, आपको पता है कि न्यूक्लियस में है पॉजिटिव चार्ज क्योंकि सारे प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, और इलेक्ट्रॉन में होगा बच्चों नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को क्या हो जाना चाहिए? फाइनली यहाँ पे आ जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को फाइनली न्यूक्लियस के पास आ जाना चाहिए, बट इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन को फाइनली न्यूक्लियस में आके गिर जाना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है। तो उन्होंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस फोर्स को घूमने के लिए इस्तेमाल करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप रदरफोर्ड के इस मॉडल को सोलर सिस्टम के मॉडल से भी कंपेयर कर सकते हो। सोलर सिस्टम में क्या होता है बच्चों? ये सन है और ये प्लैनेट्स हैं। सन जो है प्लैनेट को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करता है और प्लैनेट इसी फोर्स को यूज करके क्या करते? घूमते हैं, और वो उसे क्या करते? सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसी फोर्स का यूज करके प्लैनेट जो है वो सन के चारों तरफ घूमते हैं। सेम टू सेम यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है, प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, बट इलेक्ट्रॉन इसी फोर्स का यूज करेंगे और घूमेंगे और घूमने के लिए वो इस फोर्स को यूज करेंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे नहीं आते। तो ये था रदरफोर्ड का पूरी मॉडल जो उन्होंने दिया कि सेंटर में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ ऑर्बिट में घूमते हैं, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है, सारा का सारा मास न्यूक्लियस में है। बट आगे चलकर रदरफोर्ड का ये मॉडल भी फेल हो गया। तो रदरफोर्ड का मॉडल बच्चों फेल कैसे हुआ? तो माइकल फैराडे, मैंने जो बताया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी में बहुत रिसर्च वगैरह कर रहे थे, माइकल फैराडे ने क्या कहा? माइकल फैराडे ने कहा कि मूविंग चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली लूजेस एनर्जी। अगर कोई पार्टिकल जिसमें चार्ज है और वो मूव कर रहा है तो कंटिन्यूअसली उसकी एनर्जी जो है बच्चों वो क्या होगी? लूज होगी। अगर आप माइकल, और ये थ्योरी भी राइट है, अगर आप माइकल फैराडे की इस बात को यहाँ पे अप्लाई करो तो आप देखो इलेक्ट्रॉन में चार्ज है और इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मूव कर रहा है, दैट मीन्स इसकी एनर्जी क्या होगी बच्चों? कम होगी। इसकी एनर्जी कंटिन्यू कम होते जाएगी, और प्रोटॉन तो मूव नहीं कर रहा, वो अपना नॉर्मल प्लेस में, मतलब उसके पास उतनी की उतनी एनर्जी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइनली कम होते जाएगी तो वो फाइनली पास आते क्या हो जाएगा बच्चों? न्यूक्लियस में जाकर मिल जाएगा और एटम जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब एटम की स्टेबिलिटी ही खत्म हो जाएगी, है ना। माइकल फैराडे ने क्या कहा कि मूविंग चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली लूजेस एनर्जी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी अपनी एनर्जी को खत्म करेगा, लूज होगा एंड फाइनली वो जाके न्यूक्लियस से कोलैप्स कर जाएगा और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और रदरफोर्ड जो थे बच्चों, रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, रदरफोर्ड नहीं बता पाए कि क्यों ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन अपने ही प्लेस में रहता है, इलेक्ट्रॉन आकर नहीं गिरता, वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर आएंगे हमारे एक और बड़े साइंटिस्ट बोर, जो इस बात को एक्सप्लेन करेंगे और जो एक न्यू मॉडल देंगे और वो रदरफोर्ड के एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टेबल कर पाएंगे, मतलब उसकी स्टेबिलिटी का रीजन बताएंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि बोर ने क्या कहा। तो बोर ने क्या कहा बच्चों? बोर ने कहा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट और फिक्स्ड एनर्जी लेवल। देखो, रदरफोर्ड ने कहा था कि न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते, कहीं पे भी घूम सकते। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि फिक्स्ड डिस्टेंस पे, फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूमेंगे। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ किसी भी जगह में इलेक्ट्रॉन घूम सकते। पर बोर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, बट फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूमते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्बिट, इस ऑर्बिट पे घूम रहे हैं,
फिर इसी ऑर्बिट में घूमेंगे, बीच में कोई ऑर्बिट में नहीं घूम सकते। इस ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो फिर इस ऑर्बिट में घूमेंगे, बीच में कोई ऑर्बिट में नहीं घूम सकते, मतलब फिक्स्ड ऑर्बिट है, ये फिक्स्ड ऑर्बिट है, ये फिक्स्ड ऑर्बिट है, ये फिक्स्ड ऑर्बिट है जिसमें ही इलेक्ट्रॉन घूमेंगे और हर एक ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। उन्होंने क्या कहा, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नहीं होती, एनर्जी उन्होंने पूरा मॉडल ही चेंज कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं जिनकी एक अपनी फिक्स्ड एनर्जी होती है, जिन्हें उन्होंने कहा एनर्जी लेवल और शेल। इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं जिनकी अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है और उन्होंने उसे नाम दिया शेल। इलेक्ट्रॉन, और उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन उस शेल में रहते हैं तो दे नाइदर गेन नॉर लूज एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो है ना ही एनर्जी को देते हैं ना ही एनर्जी को लेते हैं। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड किया जाए, अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ जाए तो वो नेक्स्ट लेवल में जंप कर जाएंगे, यानी जिस पर्टिकुलर शेल में जितनी एनर्जी है वहां पे वही इलेक्ट्रॉन घूमेगा। जैसे कि मैं इसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज करो ये क्लास है, क्लास में बेंच है, फर्स्ट बेंच में सपोज करो 90% वाले स्टूडेंट है, सेकेंड बेंच में सपोज करो 80% वाले स्टूडेंट है, थर्ड बेंच में सपोज करो 70% वाले स्टूडेंट है। अगर 70% वाले स्टूडेंट के नंबर अच्छे आ गए तो उनका प्रमोशन कहाँ हो जाएगा, सेकेंड बेंच में। अगर यहाँ के बच्चों का नंबर अच्छा आ गया तो उनका प्रमोशन कहाँ हो जाएगा, फर्स्ट बेंच में। और फिक्स्ड है, जिन जिन बच्चे के 90% मार्क्स आए वो ही फर्स्ट बेंच में बैठेंगे, जिस बच्चे के 80% मार्क्स आए वो ही सेकेंड बेंच में बैठेंगे। तो बोर के हिसाब से एक ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट में वही इलेक्ट्रॉन बैठेंगे जिनके पास वो वाली एनर्जी होगी। फिक्स्ड एनर्जी मतलब फिक्स्ड ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन घूम सकते, ऐसे नहीं कि किसी भी ऑर्बिट में घूमेंगे, और जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे वही उनकी एनर्जी लेवल होगी। और उनका उन्होंने नाम दिया, न्यूक्लियस के सबसे पहले वाले शेल का नाम दिया K, उसके बाद वाले का M, फिर N, फिर O। और क्या कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो वो उस समय ना ही एनर्जी को लूज करेंगे ना ही एनर्जी को गेन करेंगे। क्लियर? तो इस हिसाब से उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड के मॉडल को स्टेबल कर दिया कि इलेक्ट्रॉन किस भी ऑर्बिट में नहीं घूम सकते, इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूम सकते, वो फिक्स्ड ऑर्बिट में ही घूमते हैं और उस ऑर्बिट के पास उतनी एनर्जी होती है, वो फिक्स्ड एनर्जी होती है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और ऑर्बिट अपना एनर्जी ना ही लूज कर रहा है ना ही गेन कर रहा है। इस ऑर्बिट में जो एनर्जी है वो तो फिक्स्ड ही रहेगी, इलेक्ट्रॉन के घूमने से ऑर्बिट की एनर्जी चेंज नहीं होगी। इस कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो आकर न्यूक्लियस से नहीं टकराएंगे। क्लियर? तो यहाँ से हमें एटम की स्टेबिलिटी पता चल गई, एटम की स्टेबिलिटी पता चल गई, और ये भी पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स्ड सेल में घूमते हैं। न्यूक्लियस के सबसे पहले वाले शेल को हम कहते हैं K सेल, फिर M, फिर N, फिर O, इस तरीके से। और जो सबसे क्लोजेस्ट सेल है उसकी एनर्जी लेवल कम, उसके बाद वाली की उससे ज़्यादा, उसके बाद वाली की उससे ज़्यादा होती है। ठीक है? इसके बाद आएगी बच्चों डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? तो देखो, इसके पहले तक तो साइंटिस्ट का यही मानना था कि एटम में प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन कहाँ से आया भैया? न्यूट्रॉन कहाँ से आया? तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जब हुई, कैसे हुई? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई जब साइंटिस्ट ने क्या किया, हाइड्रोजन के केस में तो सेम आएगा, हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को प्लस करोगे और हाइड्रोजन एटम के मास को निकालोगे तो सेम आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन में आप जानते हो न्यूट्रॉन नहीं होता। बट अदरवाइज आप कोई दूसरे एलिमेंट को लोगे, कोई भी एलिमेंट को लिया उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को प्लस करने पर उस एलिमेंट के, सपोज करो मैंने हीलियम लिया, तो हीलियम में इलेक्ट्रॉन के मास और प्रोटॉन के मास को प्लस करने पर हीलियम का मास बराबर नहीं आ रहा, हीलियम का मास ज़्यादा आ रहा है। एक तरफ हमने हीलियम को वजन किया और एक तरफ हमने हीलियम के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को वजन किया, तो दोनों का मास बच्चों सेम नहीं आया। हीलियम का मास इज मच मोर देन द वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो ऐसा क्यों हुआ? तब साइंटिस्ट को समझ में आया कि जरूर एटम में तीसरा भी कुछ है, एटम में तीसरा कुछ पार्टिकल भी है
जो अपना कंट्रीब्यूशन मास में दे रहा है, उसमें ऑब्वियस सा बात है चार्ज तो है नहीं, क्योंकि चार्ज दो ही थे, प्रोटॉन के पास प्लस और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, बराबर थे। तो यानी तीसरा जो पार्टिकल है वो भारी है, उसके पास मास तो है बट चार्ज नहीं है। यानी तीसरा पार्टिकल को नाम दिया गया न्यूट्रॉन। और उसकी डिस्कवरी कैसे हुई? तो उसकी डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। तो जेम्स चैडविक ने क्या किया बच्चों? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए क्या किया? उन्होंने बेरिलियम का एटम लिया। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 और मास नंबर होता है 9। उसे क्या किया? अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्ड कराया। अभी मैंने बताया था अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम एटम। हीलियम एटम से जब उसे उन्होंने बॉम्बार्ड करवाया तो उन्होंने क्या देखा? बेरिलियम के एटम को अल्फा पार्टिकल से जब बॉम्बार्ड कराया तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे आपका बन गया कार्बन, साथ ही साथ न्यूट्रॉन और बहुत ज़्यादा हाई रेडिएशन की एनर्जी निकली। देखो हुआ क्या? जेम्स चैडविक ने क्या किया? बेरिलियम के एटम को अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्ड कराया और बहुत ज़्यादा एक ब्लास्ट हुआ और उन्होंने देखा कि बहुत हाई रेडिएशन की एनर्जी निकली, और बेरिलियम के एटम और हीलियम के एटम मिलकर किस में कन्वर्ट हो गए बच्चों? कार्बन के एटम में। मतलब बेरिलियम का न्यूक्लियस और हीलियम का न्यूक्लियस कंबाइन होकर एक न्यू न्यूक्लियस में चेंज हो गया। एटम की आइडेंटिटी ही बदल गई और वो क्या बन गया? कार्बन का एटम। और बहुत हाई रेडिएशन की एनर्जी निकली। अब देखो, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 4, कार्बन का भी एटॉमिक नंबर है 6, 4 और 2 मिलाकर हुए 6। बेरिलियम का मास नंबर 9, हीलियम का मास नंबर 9, मिलाकर हुआ 13, बट यहाँ तो आ रहा है 12। यानी एक यूनिट मास जो है, एक यूनिट मास यहाँ पे कम हुआ है। और आप जानते हो कि एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन तो सेम है, 4 और 2 मिलाकर 6, प्रोटॉन तो सेम है। मास नंबर बदल गया, मतलब जरूर एक यूनिट का पार्टिकल कुछ है जो यहाँ से निकला है, और उसे उन्होंने कैसे पता किया? तो इस रेडिएशन को जब उन्होंने पैराफिन वैक्स से पास करवाया, पैराफिन वैक्स क्या करेगा? कोई पार्टिकल है तो जाके उसमें स्टक हो जाएंगे। तो पैराफिन वैक्स से जब उन्होंने पास कराया तो उन्हें कुछ ऐसे पार्टिकल्स मिले जिनके पास कोई चार्ज नहीं था बच्चों, बट मास था, और उसके मास को 1 यूनिट दे दिया गया। यही था बच्चों न्यूट्रॉन। यानी न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता बट मास नियरली 1 यूनिट होता है। प्रोटॉन के बराबर ही उसका मास होता है, स्लाइटली मोर देन प्रोटॉन, 1.676 इंटू 10⁻⁻24 kg होता है आपका एक न्यूट्रॉन का वेट। यानी अब हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। अब डाल्टन की थ्योरी पूरी तरीके से मिस्टेक हो गई। डाल्टन ने कहा था एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते, बट एटम्स को हम डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, जिसमें इलेक्ट्रॉन आर पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। क्लियर? तो ये थी मेरे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बच्चों कि एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड केमिकल बॉन्डिंग। बहुत सारे टॉपिक्स को हम सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन पहले सेल दूसरे सेल में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। लेक्चर कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताना, एंड तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ